नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं फरेब एक प्रेम कहानी का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए अब छठा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रंजना अपने कमरे में आंखें बंद किए हुए पड़ी थी कि तभी रंजना का फोन घनघना उठा। इस वक्त किसका कॉल हो सकता है ये सोच करके वो नंबर पर निगाह दौड़ाती है तो देखती है दीपेश का कॉल है। वो एक पल की देरी किए बगैर फोन उठा करके कानों में लगा लेती है। हेलो, उधर से आवाज आती है, मम्मा मैं कीकू। कीकू कैसे हो मेरे बच्चे? रंजना कीकू की आवाज सुन करके खुशी और भावुकता के मिश्रित समावेश में बोली, मैं अच्छा हूँ मम्मा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मेरा बच्चा। और पीहू कैसी है? वो भी ठीक है मम्मा। क्या कर रही है? सो रही है। आप नहीं सोए अभी तक? मम्मा नींद नहीं आ रही थी, आपकी बहुत याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आप लोगों की बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अगर मेरा जरूरी काम ना होता तो मैं उड़ करके आपके पास आ जाती। उधर से कोई आवाज ना आता देख करके रंजना पुकारती है, कीकू आप सुन रहे हो? उधर कीकू आप बोलो। आप बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? क्या आप मुझे सुन रहे हो? कुछ तो बोलो। आपने इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं किया? ओह, तो नाराज हैं आप हमसे? सॉरी बच्चा, थोड़ी बिजी थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। आपको पता है मैंने पापा से छुपा के आपको कॉल किया है। हम जब भी आपको कॉल लगाने की बात करते हैं पापा मना कर देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो ना मम्मा। रंजना 10 साल के कीकू की बात सुन करके मौन हो जाती है। शायद उसको कीकू के सवालों का कोई जवाब नहीं देते बन रहा था। बोलो ना मम्मा, आप पापा से क्यों नाराज हो? उन्होंने आपके साथ फिर से मिसबिहेव किया ना? मुझे पता है उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए तो आपने भी फोन नहीं किया हमें। इतना कहते ही कीकू उदास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कीकू, मेरे और आपके पापा के बीच सब ठीक है और मैं आप लोगों को फोन क्यों नहीं करूंगी? वो तो थोड़ा काम की वजह से। एनफ मम्मा, आप कब तक हमसे झूठ बोलोगी? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब समझ आता है मुझे। कीकू रंजना की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, मुझे पता है पापा और आप अच्छे फ्रेंड नहीं हो। पापा आपसे मिसबिहेव करते हैं इसलिए आप हमें छोड़ करके चली गई हो। कीकू ये क्या कह रहे हो तुम? और किसने कहा आपसे ये सब? रंजना ने कीकू को डांटने वाले अंदाज में कहा। किसी ने नहीं कहा, मुझे पता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों नहीं आ रही हो हमारे पास? पापा क्यों कहते हैं कि अब हमें आपके बगैर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए? क्या पापा ऐसा कहते हैं आपसे? रंजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। हाँ, और क्या कहते हैं आपके पापा आपसे? वो कहते हैं कि अब तुम लोग आंटी के साथ रहने की आदत डाल लो, मम्मा को भूल जाओ। तुम्हारी मम्मा जहाँ भी हैं खुश हैं, उन्हें तुम लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो तुम लोगों को छोड़ करके काम का बहाना बना करके इतने दिनों तक तुम लोगों से दूर ना रहती। ये सारी बातें कीकू ने रंजना से एक सांस में कह दी। ये दीपेश भी ना, क्या जरूरत थी उसे बच्चों से ये सब कहने की? कोई बच्चों से इस तरह से बात करता है क्या भला? रंजना दीपेश पर मन ही मन अपना आक्रोश जाहिर कर रही थी। कीकू की अगली बोली हुई लाइन ने रंजना को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। आपको पता है मम्मा, आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पापा के सामने बहुत प्यार से बात करती हैं, लेकिन जब पापा घर पर नहीं होते हैं तो मुझसे और पीहू से डांट करके बात करती हैं। आपने इस बारे में पापा को बोला? हाँ बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लोग शरारत करके उन्हें तंग करते होगे इसलिए आंटी तुम लोगों को डांटती होंगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, हम शरारत नहीं करते हैं और ना ही उन्हें तंग करते हैं। इनफैक्ट हम तो उनकी हर
बात मानते हैं फिर भी वो हमें डांटती रहती हैं। ऐसे कैसे वो आपको और पीहू को बिना बात का डांट सकती हैं। रंजना कीकू की बात सुन करके विचलित हो उठती है। आप घबराओ मत मेरे बच्चे, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। आपकी मम्मा है ना, वो सब ठीक कर देगी। देखना आप बहुत जल्द मैं आप लोगों के पास रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी और फिर वो आंटी भी आपको कभी नहीं डांट पाएंगी। आप जब भी बात करते हो यही कहते हो। अब तो हमारे स्कूल के बच्चे भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी, वो तुमसे झूठ कहती हैं। क्या वो सच कहते हैं मम्मा? कीकू ये कहते कहते रुआंसा हो उठता है। इतना सुनते ही रंजना का कलेजा कीकू के दर्द भरे आवाज से छलनी हो जाता है। नहीं मेरे बच्चे, उन्हें कुछ भी नहीं पता है और ना ही आपके पापा को कुछ पता है। आपकी मम्मा आपसे बिल्कुल सच कह रही है। बस कुछ दिन और, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों के पास रहूंगी बिल्कुल पहले की तरह। आप उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे करके अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ओके मम्मा, कीकू खुश होते हुए कहता है और जल्दी आओ फिर मैं उन सबको बताऊंगा कि मेरी मम्मा झूठी नहीं है। बहुत जल्द बेटा। रंजना कीकू को फोन पर ही किस देते हुए कहती है। ओके बेटा, अभी रखते हैं, रात बहुत हो रही है, मम्मा को सुबह काम बहुत है और आपको भी तो स्कूल जाना है सुबह उठ करके। हाँ मम्मा, ओके बाय बाय बच्चा, पीहू का ख्याल रखना। इस वक्त रंजना की जो मनोदशा थी वो रंजना से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे, कैसे दीपेश को सही रास्ते पर ले आए, कैसे उसके दिल से अपनी गलतफहमी को दूर करे। लेकिन अब बात सिर्फ उसके प्यार या सम्मान की नहीं थी, अब बात थी उसके बच्चों के विश्वास और उनके इंतजार की, उसके ममता के अधिकार की। रात के 3 बज रहे थे और वो कीकू की बातों को सोच करके आक्रोशित हुई जा रही थी। उसका ये आक्रोश खुद पर या दीपेश पर नहीं बल्कि उसके इस वक्त के चल रही परिस्थितियों पर था जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो क्या मुझे अविनाश की बात मान लेनी चाहिए? क्या अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है मेरे पास मेरे बच्चों के नजदीक जाने का? नहीं, ये उचित नहीं होगा। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? एक डिवोर्सी कहलाऊंगी मैं। और फिर अभी तक जो लोग मुझे इज्जत की नजर से देख रहे हैं वो मुझे हिकारत भरी नजरों से देखना शुरू कर देंगे। किस किस को अपनी सच्चाई बताती फिरूंगी मैं, किसको किसको जवाब देती रहूंगी। इस रूढ़वादी समाज की सोच के साथ मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कदम कदम पर लोग सवालिया निगाह डालेंगे मुझ पर। नहीं नहीं, अविनाश सही नहीं कह रहा था। कैसा समाज और किस चीज का समाज? रंजना के अंतर मन की आवाज ने बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम उस समाज की बात कर रही हो रंजना दीक्षित, जो समाज सिर्फ लोगों पर उंगलियां उठाना जानता है, इल्जाम डालना जानता है, सच्चाई को समझे और परखे बगैर अपनी एक रूपरेखा तैयार करके उसी मापदंड से दूसरों पर अपना जजमेंट थोपना जानता है। तुम ऐसे समाज की बात कर रही हो जो समाज ऐसा करते समय सिर्फ और सिर्फ दूसरों के गिरेबान में झांकता है। लेकिन ऐसा करते हुए शायद वो ये भूल जाता है कि खुद बहुरूपियों सा किरदार रख करके दूसरों से पाक साफ बने रहने की उम्मीद करने से सभ्य समाज का खाका तैयार नहीं होता है। एक सभ्य समाज बनाने के लिए खुद को भी बदलना पड़ता है, खुद को ही खुद की सोच को ऊंचा रखना पड़ता है। चलो एक बार को मैं मान भी लेती हूँ कि समाज होता है, लेकिन तब कहाँ था ये तुम्हारा समाज जब दीपेश ने तुम्हारे बिना किसी गलती के तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकल जाने को बाध्य किया था? उस समय क्या कर रहा था तुम्हारा ये समाज जब तुम दीपेश के लगाए लांछन तले घुट घुट करके जी रही थी? तब आगे क्यों नहीं आया था तुम्हारा ये सभ्य समाज जब तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए दीपेश की उपेक्षा झेल रही थी? समाज समाज समाज,
अब बस भी करो तुम समाज का ये आलाप लगाना। क्या किसी स्त्री से उसके स्त्री होने का सबसे बड़ा सुख उसका मातृत्व छीन लेने को कहते हैं समाज, या फिर मूक बन करके घुट घुट करके जीते रहने को कहते हैं समाज? ऐसे समाज का क्या करना रंजना, जो तुम्हारे अधिकार पाने की आवाज को सुन करके तुम्हें कोसने चला आए, और जब बात तुम्हारे दर्द तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने की आए तो उसके कान में जूं तक ना रेंगे। ऐसे समाज का क्या करना जो समाज कई रूपों का मिला जुला एक तरफा पक्षपात करता हुआ जीता जागता एक साजिश हो। ऐसे समाज का क्या जहां पुरुषों के लिए कुछ और स्त्रियों के लिए कुछ और नियम कायदे का निर्माण होता हो। क्या इस समाज को न्याय संगत समाज करार दिया जाना चाहिए, जिस समाज में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए ही सारी सीमाएं तय की जाती हों, जो हर वक्त केवल इस इंतजार में रहे कि कोई भी स्त्री समाज के बनाए नियमों के विरुद्ध जा करके अपनी खुशी के लिए कोई फैसला ले कर तो दिखाए, उसे समाज के ठेकेदारों से दो चार होना ही पड़ेगा। ऐसे समाज की क्या परवाह करना रंजना, जिसकी नजर में किसी स्त्री के अधिकार की, उनके खुशियों की अहमियत समाज के बनाए झूठे आडंबरों पर टिकी हो। ये मत भूलो रंजना कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने और अपनी खुशियों को तलाशने का उतना ही अधिकार है जितना इस समाज का भला चाहने वाले ठेकेदारों और समाज में रह रहे उन ठेकेदारों जैसे बाकी और लोगों का है। मेरी समझ में कोई भी समाज एक सभ्य समाज की दुहाई दे करके तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे ममता के आड़े नहीं आ सकती है। रंजना को समझ नहीं आ रहा था वो अपने अंतर्मन की आवाज सुने या ना सुने। कीकू की बातें जब जब रंजना के सामने आती उसका कलेजा धक से हो जाता। इन सब बातों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। सुबह के 5:30 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद नदारद थी। आज पूरी रात उसने जाग करके काट दी। रह रह करके कीकू और पीहू का ही मासूम चेहरा उसके आंखों के सामने नाच रहा था। अजीब कसमोकस में जकड़ी ना वो इधर की हो रही थी और ना ही उधर की। आधे घंटे और उसी अवस्था में लेटे रहने के बाद जब उससे अपने सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठी और राख से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल करके उसमें से सिर दर्द की गोली ढूंढने लगी, लेकिन उसे नहीं मिली। शायद खत्म हो गई थी। उसे याद आया तो वो पिछले महीने से ही खत्म थी और वो मंगाना भूल गई थी। कोई रास्ता ना देख वो फिर से बिस्तर पर आकर के लेट गई। आज उसका ऑफिस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक तो उसके सिर का दर्द, दूसरे उसके मन का भारीपन उसे ऑफिस जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन आज उसके ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी जिसमें उसका प्रेजेंट रहना निहायत ही जरूरी था, इसलिए वो चाह करके भी आज घर पर नहीं रुक सकती थी। थोड़ी देर जागृत अवस्था में पड़े रहने के बाद वो बेमन से उठी और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। फ्रेश होकर के निकलने तक घड़ी ने 7:30 बजा दिया था। रोज की अपेक्षा आज वो 1 घंटे फास्ट थी। वो कमरे में ही इधर उधर टहलने की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए सोच ही रही थी कि तभी लता चाय का ट्रे लेकर के कमरे में दाखिल हुई। रंजना को बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलता देख उससे रहा नहीं गया। अरे दीदी, आज आप इतनी जल्दी उठ गईं, और ये क्या, आप तो फ्रेश भी हो गईं, वो भी बिना चाय के। क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ लता, सब ठीक है। वो आज ऑफिस में मीटिंग है तो थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए जल्दी फ्रेश हो गई। बच्चे तैयार हो गए? रंजना ने लता से सवाल किया था। हाँ दीदी, तैयार हो गए, बस नाश्ता कराना बाकी है। ठीक है, तुम जाओ उन्हें नाश्ता दो, मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। बच्चों के साथ आपका नाश्ता भी लगा दूं दीदी? नहीं, नाश्ता करने लगूंगी तो देर हो जाएगी। ऐसा करो, टिफिन पैक कर दो, सीधा ऑफिस में ही जाकर के खा लूंगी। रंजना ने लता से झूठ कहा। सच तो ये था कि आज उसका कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। रंजना की देरी वाली लाइन पर लता ने फिर कुछ और नहीं कहा। ठीक है दीदी, और जाने लगती है। तभी रंजना उसे रोक लेती है। अरे लता सुनो। हाँ दीदी, पाखी कहाँ है? दीदी, पाखी दीदी तो नहा रही हैं। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा सुनो, जरा पाखी के रूप में चेक करो, सिर दर्द की गोली है क्या? मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में खत्म हो गई है, पता नहीं क्यों, आज सुबह से ही सिर बहुत दर्द हो रहा है। अरे दीदी, आपके सिर में दर्द है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद लता उसे सिर दर्द की गोली लेकर के देती है और साथ
ही ब्रेड की 2 स्लाइड भी इसे खा करके तब दवा खा लीजिएगा दीदी, खाली पेट कहीं नुकसान ना कर जाए। धन्यवाद लता, इतना ख्याल रखने के लिए। ठीक है तुम जाओ वरना बच्चों को लेट हो जाएगा। जी दीदी। और हाँ सुनो, पाखी को इस बारे में कुछ मत बताना, तुम तो जानती हो कि छोटी छोटी बात पर वो कितना परेशान हो जाती है। मैं नहीं चाहती वो परेशान हो। जी। लता चली जाती है। इधर रंजना सोचती है अच्छा मौका है, मैं भी निकल जाती हूँ वरना पाखी के सवालों से 2-4 होना पड़ेगा। उसे पता था पाखी के सामने उसका झूठ नहीं चल पाएगा और वो उसे इस हालत में निकलने भी नहीं देगी। वो जल्दी जल्दी ब्रेड का एक स्लाइड खा करके दवा खाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। घर से उसके ऑफिस का रास्ता कुल आधे घंटे का था। शुरुआत में उसे पाखी अपनी कार से छोड़ दिया करती थी, लेकिन रोज रोज अपनी वजह से उसे परेशान करना रंजना को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए पाखी के लाख मना करने के बावजूद भी वो रिक्शे से आने जाने लगी थी। उसका कहना था कभी कभी का होता तो ठीक है, लेकिन रोज के काम के लिए रिक्शा ही सही है। और फिर उसकी मर्जी के आगे पाखी की भी एक नहीं चली। दरवाजे से ही रिक्शा पकड़ने वाली रंजना को पता नहीं क्या सूझी कि वो आज पैदल ही चल पड़ी। इसका कारण शायद ये था, उसी रास्ते में 15 मिनट की दूरी पर गोवर्धन भगवान का एक मंदिर पड़ता था। हर दिन मंदिर के सामने से गुजरने पर वो नतमस्तक हो बाहर से ही हाथ जोड़ लिया करती थी, लेकिन आज उसने घर से प्लान बना लिया था कि वो अंदर जा करके गोवर्धन भगवान के दर्शन करने के साथ ही उनसे प्रार्थना करते हुए तब ऑफिस जाएगी। 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद उस मंदिर में पहुंच करके उसका मन भाव विभोर हो गया। कितनी खूबसूरत जगह थी वो, एकदम स्वच्छ और शांत वातावरण के लिए बहुत ही मनोरम। चारों तरफ सुगंधित फूलों से लदी क्यारियां, सुंदर सुंदर पत्तियों वाले पौधे और छोटे छोटे वृक्षों में घिरी मंत्रमुग्ध करती वादियों जो उस जगह पर एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। पूरी तरह से हरियाली समेटे उस बगीचे के बीचों बीच बसा वो मंदिर उसे एक अलौकिक शक्ति का एहसास करा रहा था। उधर से गुजरते हुए कितनी ही बार उसने सोचा होगा कि उस मंदिर के भीतर जाए, लेकिन समय की पाबंदी के कारण ऐसा मुमकिन ना हो सका था। आज उसका मन बहुत बेचैन था और इसलिए मन में उठ रहे अनगिनत सवालों का जवाब खोजने वो इस मंदिर में आई थी। कुछ ऐसे ही सवाल जिसका निवारण सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास ही था। उसने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जो भी यहाँ अपनी इच्छा लेकर के आता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आज रंजना को इसकी बहुत जरूरत थी। मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले उसने हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान जी को प्रणाम किया और फिर आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं, अब आप ही कोई रास्ता सुझाएं मुझे। मैं इस समय ऐसे 2 राहों पर खड़ी हूँ जहाँ एक तरफ अपने बच्चों का मोह तो दूसरी तरफ समाज के दकियानूसी सोच की बेड़ियां कदमों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप ही बताएं कौन सा रास्ता चुनूं मैं, मुझे मेरी दुविधा की राह बताएं प्रभु, मुझे मेरी दुविधा की राह बताएं। एक आप ही हैं जो मुझे इस भंवर से निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कहते हैं आपके यहाँ जो सच्चे मन से गुहार लगाता है आप उसे खाली हाथ नहीं भेजते। या तो आप मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दें या फिर मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं दीपेश से बिना कदम लड़खड़ाए अपने अधिकार की सच्ची लड़ाई लड़ सकूं। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंख खोलती है, अपने आंसुओं को पोंछ करके भगवान को आखिरी बार प्रणाम करके वहां से बगीचे की तरफ आ जाती है और उसी बगीचे में बने एक चबूतरे पर बैठ जाती है। वहां बैठने पर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी उसे। घड़ी पर नजर दौड़ाने पर उसने पाया कि अभी आधे घंटे वो और यहाँ रुक सकती है। उसके सिर का दर्द अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आने से उसका मन जरूर कुछ हल्का हो गया था। वो बैठे बैठे ही दीपेश के बारे में सोचने लगती है। कितना अजीब है ना, और कितना दुखदाई भी, किसी से उम्मीद का लगाना। लेकिन मैं ये भूल ही गई कि रिश्ते निभाने में कैसी जबरदस्त
जबरदस्ती। रिश्ते तो प्रेम से बनते हैं, वैसे भी जहाँ रिश्ते की कद्र ही ना हो वहाँ किसी से कोई उम्मीद रखना बेमानी ही होगा। वो विचारों में लीन थी कि तभी रंजना के फोन में रिंग बजती है। वो विचारों से बाहर निकलती है और स्क्रीन की तरफ देखती है। पाखी का नंबर था। लो आ गया मैडम का फोन। कहीं लता ने उसे मेरे सिरदर्द को बता तो नहीं दिया। वो फोन रिसीव करती है। हेलो पाखी, उधर से। अरे भाई तुम आज बगैर ब्रेकफास्ट के ही चली गई। लता बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके तुम्हारे ऑफिस में जरूरी मीटिंग की वजह से तुम्हें जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन यार कम से कम मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। सॉरी पाखी, आज थोड़ी जल्दी निकलना पड़ा। मीटिंग तो थी ही, लेकिन आज गोवर्धन जी के मंदिर भी आना था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल आई। रोज बाहर से ही हाथ जोड़ लेती थी, लेकिन आज मन थोड़ा बेचैन था, इसलिए यहाँ आ गई। अब बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। लता ने बताया कि उसने तुम्हें सिर दर्द की दवा दी थी। इस तरह से अचानक सिर दर्द बेचैनी क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, आकर के बताती हूँ। अरे यार अगर मुझे बताया होता तो हम दोनों साथ में चलते। उधर से मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस भी ड्रॉप कर देती। खैर तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुँच रही हूँ। अरे नहीं तुम मत आओ, मैं बस निकल ही रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे अब सिर का दर्द कैसा है तुम्हारा? तुम चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अभी रखती हूँ, बाकी बातें आने पर करती हूँ। बाय। दोपहर 12 बजे पाखी के नंबर पर एक कॉल आता है। अननोन नंबर देख करके पाखी इग्नोर करती है, लेकिन तुरंत बाद में दोबारा वही नंबर देख और रिसीव कर लेती है। जी हेलो, पाखी मैम बोल रही हैं? जी आप कौन? वो आश्चर्य से भर करके पूछती है। फिर उधर से जो बोला जाता है उसे सुन करके पाखी घबरा जाती है। वो तुरंत फोन कट करती है और बिना देरी किए उस फोन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पेशेंट का नाम बता करके रूम नंबर पूछती है और रूम नंबर पता चलने पर उसने पैर जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए उस रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? पाखी अंदर पहुंच करके स्तब्ध थी। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, अभी ठीक हूँ, रंजना ने नॉर्मल हो करके जवाब दिया। कितनी बार कहा है तुमसे कि अपना ख्याल रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। हो गया ना तबीयत खराब? कहते हुए वो रंजना के माथे पर हाथ ले जाती है। अरे ये क्या, तुम्हें तो बुखार भी है? हाँ सिर दर्द सुबह से ही था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा नॉर्मल सिर दर्द है, दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। शायद स्ट्रेस कुछ ज्यादा लेने की वजह से ऐसा हुआ है। पाखी बोल ही रही होती है कि रूम में 2 लोगों की एंट्री होती है। हेलो पाखी मैम। हेलो आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजना को यहाँ लाने और मुझे सूचना देने के लिए। से अभी मैं डॉक्टर से मिलकर के आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, 1 घंटे में मैडम को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दवाइयाँ उन्होंने लिख दी है, बस समय पर लेते रहना है। जी धन्यवाद आपका, रंजना ने आभार प्रकट करते हुए कहा। वैसे मेरे ख्याल से अब आप लोगों को जाना चाहिए। पिछले 2 घंटे से आप लोग मेरी वजह से ऑफिस का काम छोड़ करके परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैडम ऐसे कैसे? अरे आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, पाखी आ गई है तो आप लोग मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। रंजना ने उसकी बात को पूरा होने से पहले ही जवाब दे दिया। ओके मैडम, टेक केयर कह करके वो दोनों निकल जाते हैं। शाम को 4 बजे पाखी के दरवाजे की डोर बेल बजती है। लता देखो कौन है? पाखी ने लता को ऊपर से आवाज दिया। जी पाखी दीदी कहते हुए लता दरवाजा खोलती है और एक परिचित चेहरा देख वो उससे बिना किसी सवाल के अंदर आने के लिए कहती है। कहाँ है पाखी और रंजना? जी ऊपर वाले कमरे में, सीढ़ियों से ऊपर जाकर के दाएं साइड से दूसरा कमरा है, धन्यवाद कहते हुए अविनाश अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। इस तरह अचानक से अविनाश को आया देख करके पाखी और रंजना को शॉक हुई थी। रंजना की तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पाखी वो तो शुक्र है कि जिस समय तुम और रंजना हॉस्पिटल से निकल रहे थे उस समय मैं माँ को लेकर के वहीं रिसेप्शन पर मौजूद था और मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अभी ठीक है, रंजना की जगह पाखी ने जवाब दिया। आजकल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा लेने लगी है मैडम, और आज तो हद ही कर दिया। सिर में दर्द होने के बावजूद ऑफिस चली गई, वो भी बगैर नाश्ता के। फीवर हो रखा था, लेकिन काम में इतनी मशगूल थी कि खुद की तबीयत को संभाल भी नहीं पाई और जरूरी भी नहीं समझा।
समझा, चक्कर आ गया। ऐसे कैसे चलेगा रंजना, तुम खुद को लेकर के इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कितनी बार तुम्हें पाखी ने और मैंने समझाया कि काम के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है किसी की। मैंने उसी दिन कहा था तुम्हें कि इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं है, केस फाइल कर दो उस पर, लेकिन तुमने उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। अब देखो उसकी वजह से कर लिया ना तबीयत खराब अपना। देखो रंजना, जो चीज खुद के लिए तकलीफ की वजह बन जाए उस चीज को खुद से अलग कर देने में ही भलाई है। अविनाश लगातार बोल रहा था। पहले मैं भी सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता, समझना तो छोड़ो, अकड़ देखो उसकी। एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा उसने। ऐसे पति के रहने से तो बिना पति के रहना ज्यादा ठीक होगा तुम्हारे लिए। रंजना अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं थी कि अविनाश की बातों को समझ ना पाती। क्या अविनाश, तुम भी ये क्या लेकर के बैठ गए हो? रंजना की तबीयत वैसे ही खराब है, ऊपर से ये सब बातें करके तुम उसे और स्ट्रेस दे रहे हो। बेहतर होगा कि हम इस बारे में बाद में चर्चा करें। नहीं पाखी, ये बिल्कुल सही समय है इस चर्चा के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मैं सही फैसला कर सकूं और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रंजना ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। मतलब मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि मैं अविनाश की बातों को अमल में लाते हुए दीपेश पर केस फाइल करने जा रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम और दीपेश जी पर केस फाइल करोगी? पाखी ने आंखों को चौड़ा करते हुए आश्चर्य से कहा। क्या तुमने ये डिसीजन पूरी तरह से सोच समझ करके लिया है? हाँ पाखी, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ करके लिया है और मैं इस डिसीजन पर अडिग भी हूँ। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी यही लगता है कि दीपेश जी अब भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। अब ये नहीं पता है कि वो ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते। शायद इन सब के पीछे उनका पुरुषत्व या फिर पुरुषत्व का झूठा अहंकार आड़े आ रहा हो, जो अपनी खुद की ही बातों को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाह रहा हो। वजह जो भी हो पाखी, लेकिन सच यही है कि उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। वरना तुम ही सोचो, इन 2 सालों में एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। एक बार तो उसने कहा होता कि लौट आओ रंजना, मैं तुम बिन अधूरा हूँ। एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा पाखी, एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा। कहना तो छोड़ो, उसने तो आंखों से जताया तक नहीं। अब इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं कि प्यार की भाषा ना समझ सकूं। समझ सकती हूँ पाखी, मैं प्यार की भाषा समझ सकती हूँ, बशर्ते महसूस तो हो। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो भाषा शब्दों द्वारा व्यक्त की गई हो या फिर मौन द्वारा। अब तुम ही बताओ, कैसे मान लूं कि वो मुझे अब भी चाहता है? रंजना के तर्क के आगे पाखी निरुत्तर हो जाती है। रंजना के चुप होते ही, क्या बच्चों से बात हुई थी तुम्हारी? अविनाश ने रंजना के लिए चिंतित होकर के पूछता है। हाँ हुई थी, कल रात कीकू ने खुद फोन किया था, कह रहा था मम्मा आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आ रहे हो हमारे पास? हर बार फोन पर वो मुझसे यही सवाल पूछता है और हर बार मैं उससे झूठ बोलती हूँ, ये कह करके कि बहुत जल्द बेटा, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आखिर कब तक मैं उसे झूठा आश्वासन देती रहूंगी? एक ना एक दिन तो उसे सच पता चल ही जाएगा, तो फिर इस तरीके से क्यों नहीं? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे दीपेश के पास रहें और दीपेश उन्हें मेरे खिलाफ गलत बातें बोल करके बरगलाता रहे। आखिर क्या कसूर है मेरा? मैं तो चुपचाप बगैर उससे किसी शिकायत के एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ होने का सारा फर्ज निभा रही थी। अब उसके मन में मेरे लिए शक का कीड़ा आ गया, तो क्या इसमें मेरा कसूर है? बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी सजा वो मुझे कैसे दे सकता है? कैसे वो मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर सकता है? कहते कहते उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है, जिसे वो चाह करके भी नहीं रोक पाती है। रंजना की आंखों में आंसू देख करके अविनाश तड़प उठता है। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये आंसू बहुत अनमोल है रंजना। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे किसी ऐसे शख्स के लिए जाया करो जिसे तुम्हारी कद्र ही नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि तुम्हें इस दर्द में, इस तरह से तकलीफ
में देख करके मुझ पर कितनी तकलीफ होती है मुझे, यहाँ दर्द होता है मेरे। उसने अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा, लेकिन अब और नहीं। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं आने दूंगा। निकाल फेंकूंगा मैं तुमसे जुड़ा वो हर तकलीफ जो तुम्हारे आंखों के आंसुओं का कारण बनेगी। उसको इस तरह से भावुकता में बोलता देख उसके इस रूप पर रंजना के साथ पाखी भी स्तब्ध थी। दोनों को अपनी ओर हैरत से देखता देख अविनाश को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसका एहसास होते ही वो सकपका जाता है। ओम, दरअसल मेरे कहने का मतलब था कि दीपेश को कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें केवल शक की वजह से इतनी तकलीफ पहुंचाए। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर दो, लेकिन सच यही है कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता हूं। तकलीफ होती है मुझे। ये लाइन उसने रंजना की आंखों में गहराइयों से झांकते हुए कहा था। आज फिर उसकी आंखों में रंजना ने वही महसूस किया था जो उसे 10 साल पीछे उसके अतीत की ओर धकेलने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसकी आंखों में देखने से कतराती थी। आज इतने सालों बाद रंजना फिर से सिहर उठी थी और न जाने क्यों एक अनजाने डर के आभास से अपनी पलकें मूंद ली थी। आज अभी मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया है, माँ वेट कर रही होंगी। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। वैसे बीच बीच में फोन के थ्रू खबर लेता रहूंगा। कहते हुए वो जाने के लिए उठ खड़ा होता है। अरे कहाँ चल दिए? कम से कम चाय तो पीते जाओ। लो चाय भी आ गई है। सॉरी पाखी, आज की चाय उधार रही, फिर कभी पी लूंगा। अभी मुझे चलना होगा, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना रंजना, कह करके वो झटके से निकल जाता है। दीपेश को रंजना को कोर्ट की तरफ से तलाक और बच्चों की कस्टडी का नोटिस भेजा गया था, जिसे देख दीपेश स्तब्ध था। उसे रंजना से ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो उसे लग रहा था कि वो रंजना से ऐसा व्यवहार करके रंजना के अहम को तोड़ रहा है, और कहाँ रंजना ने ही उसके अहम का सारा वहम तोड़ दिया था। तलाक चाहिए मैडम को, ठीक है मैं उसे तलाक दूंगा, लेकिन बच्चों की कस्टडी तो उसे हरगिज नहीं लेने दूंगा। मैं भी देखता हूँ मैडम कितना ऊंचा उड़ लेती हैं। उसी दिन शाम को 6 बजे पाखी और रंजना अविनाश के घर पर थी, उसकी माँ से मिलने और उनकी तबीयत का हाल चाल जानने। तभी रंजना के मोबाइल पर एक कॉल आता है। रंजना नंबर देखती है और शॉक्ड होते हुए किसी को उस कॉल के बारे में बिना कुछ बताए बालकनी की तरफ आ जाती है। फोन उठाते ही बातों की पहली बौछार व्यंग के साथ करते हुए कहती है, हेलो, आज कैसे याद किया? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मुझ पर केस करके तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं बच्चों की कस्टडी तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं लेने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। सुन रही हो ना तुम मिसेज रंजना? व्हाट एवर दीक्षित तो मैं अब तुम्हें कहने से रहा, क्योंकि ये अधिकार तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन उस अविनाश के साथ तुम्हारी चोरी पकड़ी गई थी। आपको जो समझना है आप समझें दीपेश, मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके हैं। और हाँ, अब आप मुझे वो पहले वाली रंजना समझने की भूल ना करें, जो आपके हर बात को सिर आंखों पर रखते हुए आपका हर उत्पीड़न बिना उफ किए सहन करती थी। क्या कहा? उत्पीड़न? मैं करता था तुम्हारा उत्पीड़न? उत्पीड़न तो तुमने मेरा किया है रंजना, वो भी 1-2 बार नहीं, कदम कदम पर किया है मेरा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपने मायके से संबंध जोड़े रखा। मेरी इच्छाओं, मेरी भावनाओं को तवज्जो न दे करके तुम उनका साथ देती रही, जिन्होंने मुझे मेरी ही नजरों में गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। याद है तुम्हें जब तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हारे कहने पर मैं पिछला सब कुछ भुलाते हुए तुम्हारे मायके गया था? फिर मेरे साथ क्या हुआ था वहां? जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया था मेरे साथ। बावजूद इसके तुमने मेरा साथ ना देते हुए उनका साथ दिया था। वहां से चलने की बात पर तुमने मुझे सपाट सा जवाब दे करके अपने मायके वालों के सामने मुझे लज्जित कर दिया था, ये कह करके कि तुम मेरे पति हो लेकिन ये मेरी माँ है।
तुम्हारे लिए मैं इन्हें दुखी नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ से इस तरह गई तो लोग क्या कहेंगे? कुछ याद आया तुम्हें? तुमने मुझे वहाँ से बेइज्जत करके अकेले निकलने पर विवश कर दिया था रंजना। बावजूद इसके तुम्हारी इतनी बड़ी गलती पर भी मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दिया। वो तो मैं था जो तुम्हारी उन गलतियों पर चुप रहा। अगर ऐसी स्थिति में मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें उसी वक्त धक्के मार करके बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। तो क्या करती मैं? रिश्तेदारों के आगे अपने मायके वालों की बेइज्जती करती, उनका सिर शर्म से झुका देती, लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार दे देती। मुझे नहीं लगता दीपेश कि उस वक्त मैंने कुछ गलत किया था। मैंने तो बस वही किया था जो एक बेटी को करना चाहिए था, एक बहन को करना चाहिए था। मैंने अपना फर्ज निभाया था बस। और ऐसा क्या कहा था मेरे मायके वालों ने जो आपको इस तरह से वहां से जाने की जरूरत पड़ गई? कुछ झूठ तो कहा नहीं था, सच ही तो बोला था। कैसा सच रंजना? शायद तुम भूल रही हो कि मैंने अपने उस छोटी सी गलती की सजा बहुत पहले ही भुगत ली थी और अपने उस झूठ की तुमसे और तुम्हारे घर वालों से माफी भी मांग ली थी। एक ही बात को लेकर के मुझे बार बार लज्जित करके उन्हें क्या मिल रहा था? वो मुझे इस तरह से नीचा दिखा करके साबित क्या करना चाहते थे? आखिर रहना तो उन्हें मेरे साथ ही था ना। उन्हें इतना समझ में नहीं आया कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार ना होता तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ करके तुम्हारे साथ अलग रहने का डिसीजन ही क्यों लेता? चलो एक बार को मान लिया कि मैंने अपनी नौकरी को लेकर के सबसे झूठ कहा था। अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे करते? आंटी के थ्रू पता चला कि उन्हें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था। तो अगर मैंने अपना प्यार पाने के लिए थोड़ा सा झूठ ही बोल दिया तो क्या गलत किया? इसे प्यार नहीं दीपेश, छलावा कहते हैं, फरेब कहते हैं, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। क्या खिलवाड़ किया मैंने? नौकरी के नाम पर एक लड़की के माँ से 10 लाख रुपए ऐंठने या किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं था तो और क्या था दीपेश? वो रुपए तो मैंने इसलिए लिए थे ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन यकीन मानो उन रुपयों के लेने के पीछे का मेरा इरादा गलत नहीं था। वो रुपए मैं शादी के बाद लौटाने वाला था। लौटाने वाले थे, लौटाए तो नहीं ना दीपेश? हाँ, वो माँ बीच में आ गई थी, वरना दीपेश ने थोड़ा हकलाए हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं नौकरी में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके क्या मैंने तुम्हें किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस होने दी? नहीं होने दी रंजना, बल्कि मैंने तो तुम्हें हर वो ऐसो आराम दिया जिसका सपना एक पत्नी अपने पति के थ्रू पूरा होते हुए देखना चाहती है। हाँ, तुमने मुझे कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन क्या पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देने के लिए ऐसो आराम का होना ही काफी हो जाता है? भावनाओं का कोई मोल नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है बिना भावनात्मक जुड़ाव के ही इतने दिनों तक मैं तुम्हारी सारी हरकतें माफ करता रहा? अच्छा, तो आप मेरी हरकतों को माफ करते आ रहे थे। जरा मैं भी तो सुनूं कि मैंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिसकी माफी मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। देखो रंजना, ये बात तुम भी जानती हो कि हमारे बीच सब कुछ अब नॉर्मल होने की नौबत क्यों आई। अभी तक हमारे रिश्ते में जो भी गलत होता चला आया है उन सब की जिम्मेदार तुम ही हो, सिर्फ तुम। ओह प्लीज, आप बार बार मेरे ऊपर ब्लेम मत करो। अपनी गलती मेरे ऊपर डाल करके इस तरह से इनोसेंट बनने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करो आप। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे इन सब चीजों पर चर्चा ही क्यों कर रही हूँ, जबकि अब हमारे बीच सफाई देने या लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। आज जब आपको कोर्ट का नोटिस गया तो आपने मुझे झट से फोन घुमा दिया, लेकिन इसके पहले आपने मेरी तरफ देखना भी मंजूर नहीं किया था। वैसे आज अचानक इतनी मेहरबानी कैसे? अभी तक तो मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे आप। मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ झूठी बातें बोल करके बरगला रहे थे। उसके मन में मेरे लिए जहर भर रहे थे ये बोल करके कि मैं उन्हें छोड़ करके जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कोई लगाव नहीं था। अपने झूठ और शक पर पर्दा डालने के लिए मुझे मेरे ही बच्चों के नजर में गलत साबित करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए दीपेश। मैं जानती हूँ इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, तो क्या करता मैं? तुम्हारी याद में बच्चों को रोते हुए देखता रहता। मुझे ये सब करना पड़ा इसलिए ताकि बच्चे तुम्हें भूल जाएं।
जाएं, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता है कि तुम उनके पास वापस आओगी। और बच्चों के कस्टडी वाली बात बोल करके तो तुमने मेरा सारा संदेह ही खत्म कर दिया। तुम्हें शिकायत है कि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। सारी शिकायतें मुझसे ही क्यों रंजना? तुम भी तो मुझे फोन कर सकती थी ना। किस मुंह से दीपेश? और क्या सुनने के लिए? चरित्रहीनता का आरोप सुनने के लिए? आपकी ऊट पटांग बात सुनने के लिए? इतना कुछ सुनने के बाद आपको लगता था कि मेरे में इतनी सामर्थ्य बची होगी? मैंने कुछ गलत नहीं बोला था रंजना, मैंने तो वही कहा था जो सच था। मतलब आपको अभी भी यही लगता है कि आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो सब सच थे। अब ये तो तुम मुझसे बेहतर जानती होगी। और वैसे भी मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मांगा था, तुम्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहा था। अब इसके जवाब में अगर तुमने यह रास्ता चुना तो उसमें मेरी गलती नहीं है रंजना। इन सब में मैंने तो तुम पर एक एहसान कर दिया, तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे तरीके से जीने की आजादी दे करके। दिस इज टू मच। अब बस करो, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। अब आपको आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जबकि हमारे रास्ते अलग होने ही जा रहे हैं तो इन सब शिकवा शिकायतों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपको अपनी लाइफ पूरी आजादी से जीने का हक है दीपेश। मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप इसे किस तरह से जीते हैं। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, इन सब के बीच में आपने बच्चों को आपके मनमर्जी का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। अपनी लाइफ आप खूब खुशी से एंजॉय करिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों का अधिकार उनसे छीने बगैर। रंजना के इतना कहते ही दोनों तरफ से शांति छा जाती है। थोड़ी देर तक रंजना दीपेश के जवाब का इंतजार करने के बाद खुद ही बोलना शुरू करती है। मेरे ख्याल से मेरे केस करने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको तो मुझ पर प्राउड फील होना चाहिए। आपके बगैर कुछ कहे मैंने आपके खुशी का रास्ता जो खोल दिया है, आपको इस जबरदस्ती के रिश्ते से बंधन मुक्त करके अपनी नई चाहत के साथ नई दुनिया में कदम रखने की खुली राह दे दी है आपको। एक्चुअल में मैं चाहती भी यही हूं कि आप हमेशा खुश रहें। हाँ, अगर आप चाहते तो मेरे लिए भी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता, मगर अफसोस आप मेरे फेवर में ऐसा कर नहीं पाए, जिससे मजबूर हो करके मुझे उस रास्ते को आसान बनाने के लिए इस रास्ते का सहारा लेना पड़ा। सॉरी दीपेश, लेकिन आपने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। क्या करूं, एक माँ हूं ना, इसलिए माँ के नजरिए से सोचना पड़ रहा है। अरे रंजना, इतनी देर से किससे बातें कर रही हो? इस दौरान 2 बार चाय ठंडी हो चुकी है, बाकी बातें बाद में कर लेना। चलो अब जल्दी आओ। हाँ अविनाश, बस आ रही हूँ। अविनाश की आवाज लगाने पर रंजना उत्तर देती है। रंजना के मुंह से अविनाश नाम सुन करके दीपेश को झटका लगता है। ओह, तो ये बात है, अविनाश तुम्हारे साथ ही है। तभी तो मैं सोचूं कि इस तरह से अचानक तुम्हें मुझ पर केस फाइल करने की जरूरत कैसे पड़ गई, जबकि सच ये है कि बच्चों का आड़ लेकर के तुम अपना रास्ता क्लियर करना चाहती हो। बेल, ये सब तो मैं पहले से जानता था। अच्छी बात है, जानते थे तो जानते रहो, रंजना ने बेपरवाही से कहा था। मेरी समझ से इस टॉपिक पर अब ना मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत है और ना ही आपको कोई लेक्चर देने की जरूरत है। सो प्लीज अभी रख रही हूँ। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गई, यहाँ आने का डेट अच्छे से याद कर लेना, टाइम पर पहुँचना भी जरूरी है। आज रंजना बहुत ऊहा-पोह में थी कोर्ट के फैसले को लेकर के। वैसे तो सारे एविडेंस उसके पक्ष में थे, लेकिन फिर भी जब तक इस चीज पर कोर्ट की मोहर नहीं लग जाती वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती थी। कल उसके जिंदगी का फैसला होना था और वो बिस्तर पर लेटे लेटे उस फैसले को दिल से स्वीकारने की तैयारी कर रही थी। इतना आसान नहीं था उसके लिए दीपेश का साथ छोड़ना। इधर 1.5-2 सालों से वो भले ही उससे दूर रही हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा से दीपेश की थी और शायद आगे भी रहने वाली थी। इधर रंजना के लिए कल का दिन उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो उसके सब्र का इम्तिहान लेने को आतुर था। उधर अविनाश के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी लाइफ को एक नई दिशा देने वाला था। बंद कमरे में अकेले बैठा अविनाश खुद से ही बातें कर रहा था। सॉरी, वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था जो उसका साथ दे रहा था। कोई ऐसा जिसका साथ पा करके अविनाश एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसके चेहरे का भाव
क्षण क्षण बदल रहा था, कभी उत्तेजित सी अवस्था में तो कभी खुशी की अवस्था में, कभी रोने वाली अवस्था में तो कभी उत्साहित होने वाली अवस्था में। उसकी आंखें टकटकी लगाए किसी की आंखों में झांक रही थी, ऐसी आंखें जिनमें उनके लिए बस प्यार ही प्यार था, ऐसा प्यार जिसे पाने के लिए वो इतने सालों से तरस रहा था। जिस मंजिल की तलाश में वो रास्ता भटक न जाने किन अंधेरों में गुम हो गया था, आज वो अंधेरा छटने को था। उसकी मंजिल बेहद करीब थी जिसे वो महसूस कर सकता था। उस छोटे से जलते लौ की रोशनी में वो उसे दूर से ही दिखाई दे रही थी। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? हाँ, क्यों नहीं मिली तुम मुझे पहले? तुम्हें पता है इतना तरसता, तुम्हें पता है इतना तरसा हूं मैं तुम्हारी चाहत के लिए कि तुम्हारे इतने नजदीक होने पर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें छू करके महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में डूब सकता हूँ, तुम्हें अपने दिल का हाल सुना सकता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी, मैं भी कैसा पागल आदमी हूँ। तुम भला मेरी बातों का बुरा क्यों मानने लगी? जहाँ प्यार होता है वहाँ बुरा थोड़े ना मानते हैं। सही कहा ना मैंने? मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। नहीं, मेरा मतलब मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हो तुम मेरे लिए। मुझे पता था कि एक दिन मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत जरूर मिलेगी, और क्यों ना मिलती, मैं इस मोहब्बत का हकदार भी तो था। कई रातों इसी इंतजार में गुजारी है मैंने कि कोई तो होगा जो मुझे अपने दिल में पनाह देगा, जो मुझे समझेगा, जो मेरी तकलीफों को देख करके दर्द से भर उठेगा, मेरी भावनाओं को तवज्जो देगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि कितना टूट गया था मैं। जिंदगी बोझिल सी लगने लगी थी मुझे, ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बस सांसें सांसें चल रही थी मेरी। जीने का हौसला मर चुका था, लेकिन देखो आखिरकार भगवान को मुझ पर तरस आ ही गया। उसने तुम्हें भेज ही दिया मेरे आगे के सफर को आसान बनाने के लिए। सच है, ईश्वर दयालु होता है, ऐसे ही नहीं लोग उसकी पूजा करते हैं। भावुकता में भर करके वो उसके चेहरे को छूता है, बालों को सहलाता है, फिर उसकी आंखों में एक प्यार भरी नजर डाल करके कहता है, तुम्हें कसम है मेरी, तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगी। बोलो कहीं नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। अगर तुमने मुझे छोड़ करके जाने का गलती से भी सोचा तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरे साथ क्या होगा, और अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम सुन रही हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, बोलो ना। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? बस इतना ही सुनना था मुझे तुमसे। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ की खुशियों से भरने के लिए। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल में नहीं रूह में बसा करके रखूंगा। दूसरे दिन कोर्ट की फाइनल सुनवाई थी। रंजना समय से पाखी और अपनी माँ के साथ कोर्ट रूम में पहुंच चुकी थी, लेकिन दीपेश का कोई भी अता पता नहीं था। आधे घंटे वेट करने के बाद रंजना दीपेश को कॉल करती है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर दीपेश अभी तक वहां पहुंचा क्यों नहीं और उसका मोबाइल ऑफ क्यों बता रहा है? 15 मिनट बाद कोर्ट की सुनवाई होनी थी। दीपेश अभी तक नदारद था। दीपेश का वकील भी परेशान होकर के उसे कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। कोई रास्ता न देख करके सुनवाई की डेट अगले दिए गए अवधि तक के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। परेशान होकर के वो लोग कोर्ट के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी रंजना के मोबाइल पर अननोन नंबर से एक कॉल आती है। अननोन नंबर देख वो उस कॉल को अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन दिमाग में कुछ ख्याल आते ही झट से कॉल रिसीव करती है। हेलो। और फिर उधर से जो कुछ भी बोला जाता है उसे सुन करके रंजना सकते की हालत में आ जाती है। मोबाइल उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी माँ को पकड़ करके रोने लगती है। रंजना की माँ रंजना के इस रवैये से हैरत में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि फोन पर ऐसा क्या बोला गया जिसे सुन करके रंजना रोने लगी थी। पाखी ने देखा मोबाइल जमीन पर गिरने की वजह से अभी भी स्टार्ट मोड में था। वो मोबाइल उठाती और कानों पर लगाती
लगाती है। हेलो हेलो मैम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ, प्लीज एड्रेस नोट कीजिए मैम। जी बोलिए। वो झट से अपना पर्स खोलती है, उसमें से डायरी और पेन निकालती है, फिर उधर से जो एड्रेस बोला जाता है उसे जल्दी जल्दी नोट करती है। फोन कट चुका था, लेकिन इसी के साथ पाखी सहित रंजना की माँ भी हैरत में थी कि ऐसा क्या हुआ है जिसे सुन करके रंजना ऐसी हालत में पहुंच गई है, और उस फोन करने वाले ने एड्रेस क्यों नोट करवाया है। पाखी रंजना को संभालते हुए गाड़ी तक ले जाती है और उसे गाड़ी में बिठाती है। आइए आंटी, पीछे से दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए रंजना की माँ को अंदर बैठने को कह करके खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। अब बोलो क्या हुआ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? अरे कुछ तो बोलो। रंजना के चुप्पी पर पाखी ने घबराहट में आकर के पूछा, लेकिन इस वक्त रंजना कुछ बोलने की हालत में नहीं दिख रही थी, वो तो बस रोए जा रही थी। अरे कुछ बोलो भी। देखो रंजना, अब हम लोगों को बेचैनी हो रही है, अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बात क्या है आखिर। कुछ तो बोलो। ओ दीपेश, रंजना ने हकलाते हुए अपना मुंह खोला। क्या हुआ दीपेश को? उसने पाखी ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए कहा, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अभी उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उसने बिना रुके तेज से कहा। ये सुनते ही पाखी सहित रंजना के माँ के चेहरे पर हैरत के भाव साथ चिंता की लकीरें उभर आती हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, दीपेश ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, उसने अपने कलाई की नस काट ली है। लेकिन क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों करने लगा? यही तो नहीं पता मम्मी कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। अब ये तो हमें वहीं चल करके मालूम चलेगा। आंटी, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। लेकिन बच्चे, रंजना की मां ने पाखी के बच्चों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, आप बच्चों की चिंता मत कीजिए आंटी, मैं घर पर फोन कर देती हूँ, लता सब संभाल लेगी। मेरे ख्याल से इस कंडीशन में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कुछ घंटों में तीनों घबराई हुई सी दिए गए एड्रेस पर उपस्थित थे। वहां जाने पर पता चला उसे फोन करने वाली वही थी जिसकी आवाज रंजना ने भी फोन पर सुनी थी। रंजना का नंबर उसे बच्चों ने दिया था। पूछने पर उसने बताया कि जब वो सुबह चाय लेकर के दीपेश के कमरे में गई तो वो बेहोश था और उसके हाथों से खून रिस रहा था। उसके हाथों से इतना खून बहता देख घबराहट में उसने तुरंत एम्बुलेंस का नंबर डायल किया और दीपेश को लेकर के यहाँ आ गई। यहाँ आने पर पता चला कि गहरा कट लगने की वजह से खून का बहाव ज्यादा हो गया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। अगर जल्दी ऑपरेशन ना किया जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसे अब भी आईसीयू में ही रखा गया था क्योंकि वो अभी भी बेहोशी की हालत में था। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बनने की वजह से वो पुलिस की निगरानी में था। उसके होश में आने के बाद जब तक उनकी तफ्तीश पूरी ना हो जाती तब तक उसे किसी से मिलने देने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टरों का कहना था फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में उसे कितना वक्त लगेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 1-2 घंटे भी लग सकते हैं और 1-2 दिन भी लग सकता है। उनके पास बाहर बैठ करके इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर दीपेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी तब जब आज की डेट में कोर्ट में उनके केस की फाइनल सुनवाई होनी थी। इस दौरान रंजना हैरान परेशान सी बार बार आईसीयू रूम के बाहर निकलते डॉक्टर से दीपेश के तबीयत का हाल जानने दौड़ पड़ती थी, लेकिन हर बार निराशा भरा जवाब सुन होपलेस हो जाती थी। रंजना की मां ने रंजना को इतना परेशान देख उसे कुछ समय के लिए घर भेज देने का सोचा। उन्हें चिंता थी कि दीपेश के बारे में सोच करके कहीं रंजना की तबीयत ना बिगड़ जाए। बच्चों से मिल करके कुछ देर उनके पास रहेगी तो शायद उसका मन कुछ हल्का हो जाए। यही सोच करके ये बोलते हुए उन्होंने और पाखी ने नीलिमा के साथ, नीलिमा जो दीपेश के घर में रहती थी, रंजना को भी घर भेज दिया था कि जब तक दीपेश को होश नहीं आ जाता है तब तक तुम्हें बच्चों से मिल लेना चाहिए। यहाँ मैं और पाखी हैं, सब देख लेंगे और जैसे ही दीपेश को लेकर के कोई भी अच्छी खबर आएगी हम तुम्हें फोन पर सूचित कर देंगे। माँ और पाखी की बात रंजना को भी सही लगी और वैसे भी उसे बच्चों से मिलने का बेसब्री से इंतजार था।
वो दोनों निकल चुकी थी और पाखी और रंजना की माँ बाहर लगे बेंच पर बैठ करके दीपेश के होश में आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें यहाँ बैठे करीब 2 घंटे बीत चुका था, लेकिन डॉक्टर की तरफ से अभी तक दीपेश को लेकर के कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। 2 साल बाद सामने से अपने बच्चों को देख करके रंजना अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। कीकू और पीहू उसे देख करके खुश होते हुए इतनी जोर से लिपटे थे जैसे इस एक क्षण को प्रेम 12 सालों के प्रेम का मोहताज रहा हो। आज 2 साल बाद अपने बच्चों को सीने से लगा करके उसकी ममता तृप्त हो गई थी। बच्चे रंजना के आने पर इतने खुश थे कि इस खुशी में वो ये तक भूल गए कि उनके पापा के साथ क्या हुआ है। बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे रहने के बाद रंजना को बच्चों की चिंता हुई। तुम लोगों ने खाना खाया? बच्चे कुछ बोलते इससे पहले ही नीलिमा ने जवाब दिया, नहीं रंजना जी, सॉरी। क्या मैं आपको रंजना जी बोल सकती हूँ? जी आप मुझे रंजना जी नहीं रंजना ही बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। वो दरअसल रंजना बात यह है कि दीपेश जी की वजह से आज कुछ बना ही नहीं पाई। ओह डोंट वरी, आप जाकर के फ्रेश हो लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए फटाफट कुछ डिश बना देती हूँ। करीब 1 घंटे बाद डिनर बन चुका था। रंजना ने बच्चों को तो खिला दिया लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। नीलिमा और बच्चों के जोर देने पर उनका दिल रखने के लिए बच्चों के प्लेट से ही 2 बाइट मुंह में डाल लिया था। नीलिमा समझ सकती थी रंजना का दर्द, इसलिए ज्यादा जोर भी नहीं दिया। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वैसे खाने को तो नीलिमा का भी मन नहीं था, लेकिन रंजना के कहने पर एक पराठा ले लिया था। डिनर करने के कुछ देर बाद नीलिमा ने रंजना से कहा, मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल चली जाऊं। आंटी जी और पाखी भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही होंगी। उन्हें भी थकावट हो गई होगी। कम से कम वहां मेरे होने से वो लोग निश्चिंत हो करके यहाँ आ सकेंगी। मेरे ख्याल से आज की रात आपको भी यहीं रुकना चाहिए। हॉस्पिटल में किसी न किसी का होना जरूरी है, इसलिए आज की रात हॉस्पिटल में मैं ही रुक जाती हूँ। आप कल सुबह चली जाना। लेकिन रंजना ने नीलिमा को मना कर दिया, नहीं नीलिमा, ऐसी भी क्या थकावट, और वैसे भी ऐसे में नींद कहाँ आएगी। दीपेश के पास मैं ही चली जाती हूँ, आप घर पर बच्चों के पास ही रुक। आज पूरे 23 घंटे बाद दीपेश को होश आया था। पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेकर के जा चुके थे। दीपेश को आईसीयू से निकाल करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था और रंजना को इन्फॉर्म कर दिया गया था। सुबह के 7 बज रहे थे। इस दौरान रंजना रात में एक पल को भी नहीं सोई थी। उसे बस दीपेश से इतना जानना था कि उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। कुछ ही देर में वो और दीपेश आमने सामने थे। दीपेश रंजना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कहीं ना कहीं इस चीज का गिल्ट उसे भी था कि उसने भावनाओं में बह करके जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? दीपेश चुप था। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ दीपेश, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर वही तो होने जा रहा था जो आप चाहते थे। आपको मुझसे छुटकारा पाना था और कल आपको मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा करते हुए आपको कम से कम बच्चों का ख्याल तो कर लेना चाहिए था। और तो और नीलिमा के बारे में भी नहीं सोचा। इतना कहते कहते रंजना चुप हो गई। बोलो बोलो रंजना, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या कहा तुमने अभी? नीलिमा के बारे में क्या रंजना? छोड़िए इन बातों का, आप बस इतना बताइए कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो क्या करता मैं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक बच्चे ही थे जिसे देख करके मैं जीता था, और तुम्हारे जाने के बाद भी मैं खुद को ढांढस बनाए रखता था। लेकिन तुमने तो मुझ पर केस करके मेरा हौसला ही तोड़ दिया। कोर्ट का सारा फेवर तुम्हारी तरफ दिख रहा था और मेरा हारना निश्चित भी था। ऐसे में मेरी तो पूरी दुनिया ही वीरान हो जा रही थी। तुम तो अविनाश के साथ खुश भी थी, बच्चों की कस्टडी भी तुम्हें मिल जाती, उसके बाद तुम्हारी दुनिया पूरी हो जाती। लेकिन मैं तो अकेला हो जाता ना। क्या करता इस घुटन भरी
भरी जिंदगी का मैंने सोचा मेरे ऐसा कदम उठा लेने से अगर कई लोगों का फायदा होता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। क्या दीपेश आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे और अविनाश के बीच जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाए। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर से यही कह रही हूँ, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे आगे कुछ भी रिश्ता नहीं है मेरे और अविनाश के बीच में। अविनाश मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसे पाखी और स्वारा की तरह ही मेरी चिंता मेरी फिक्र है। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या लड़के लड़की में पाक रिश्ता नहीं हो सकता। पति पत्नी और नाजायज रिश्ते के अलावा भी एक रिश्ता होता है दीपेश, जिसे हम दोस्ती और परवाह का नाम देते हैं। बस वही रिश्ता मेरे और अविनाश के बीच भी है। अब इसके आगे मैं अपने और अविनाश को लेकर के और सफाई नहीं दे सकती। पहले भी बहुत सफाई दे चुकी हूँ। सच कहूँ तो मैं हमेशा से सिर्फ आपसे ही प्यार करती रही थी और शायद आगे भी करती रहूंगी। लेकिन तुम तो अविनाश के साथ शादी करना चाहती हो ना। किसने कहा आपको कि मैं अविनाश से शादी करना चाहती हूँ। खुद अविनाश ने कहा था। क्या? रंजना ने चौंकते हुए कहा। अविनाश ने ऐसा कहा आपसे? और क्या कहा उसने आपसे? यही कि केस का फाइनल डिसीजन आने के बाद तुम और अविनाश कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो। व्हाट रवीश, क्या मजाक है ये? अविनाश ऐसा कैसे कह सकता है आपसे? क्यों, क्या ये सच नहीं है? आप भी दीपेश, उसने कहा और आपने मान भी लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हमारी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी और उसने ऐसे कैसे आपसे इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन तुम तो अविनाश के साथ ही रहती हो ना। आप पागल हैं। मैं उसके साथ क्यों रहूंगी? तो उस दिन अविनाश का तुम्हें आवाज लगाना क्या था वो सब? वो तो मैं और पाखी उसकी माँ से मिलने उसके घर गए थे। आपका फोन आने पर मैं बिना किसी को कुछ बताए बाहर बालकनी की तरफ आ गई थी। 2 बार चाय ठंडी हो जाने की वजह से उसने मुझे आवाज लगाई थी। अब उस समय अगर मैं आपको कुछ कहती तो आप कुछ भी सुनने से थे, इसलिए मैंने भी कोई सफाई नहीं दी थी। ओह, तो मतलब अविनाश ने झूठ बोला था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता दीपेश। खैर उससे तो मैं इस बारे में बाद में बात कर लूंगी। लेकिन आप अभी आराम करें। ऐसी हालत में आपका ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वैसे मैंने घर पर फोन कर दिया है। घर से भी सब आते ही होंगे। एक्चुअली यहाँ नीलिमा ही रुकना चाहती थी लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया था। वो क्या है कि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और ऐसे में नींद भी तो नहीं आने वाली थी। तो मुझे लगा कि कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने उसे घर पर रोक करके। रंजना की बातों पर दीपेश बिना कुछ बोले उस पर हैरत भरी नजर डालता है। वैसे नीलिमा जैसी सुलझी हुई और समझदार लड़की के होते हुए आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत पड़ी, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा कोई जीने का सहारा नहीं है। लेकिन आपके पास तो नीलिमा जैसी लड़की है। आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत कम लोगों को भगवान ये मौका देते हैं और आपको भगवान ने ये मौका दिया। आपको इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये तुम क्या बोले जा रही हो? दीपेश अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही पाखी, रंजना की माँ और नीलिमा कमरे में प्रवेश करती हैं। हाय दीपेश जी, कैसे हैं आप? अब बताओ, ऐसा भी कोई करता है भला? वैसे एक तरह से ठीक ही किया। ना आप ऐसा करते और ना हमारी रंजना आपके पास आज यहाँ इस तरह से बैठी होती। क्यों, सही कहा ना आंटी? क्या पाखी, तुम भी हर चीज में मजाक बस भी करो। ओके, आप कहती हैं तो बस कर देती हूँ। सॉरी दीपेश जी, बुरा तो नहीं लगा? वो क्या है कि इतना गमगीन माहौल था, सोचा थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ। पाखी के इस अंदाज पर दीपेश मुस्कुरा करके रह जाता है। प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये क्या किया तुमने? कोई ऐसा करता है भला? रंजना की माँ दीपेश से शिकायती लहजे में बोल रही थी कि इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और दीपेश को इंजेक्शन लगाने का बोल सबको बाहर निकलने को कहते हैं। सब बाहर निकलने लगते हैं। तभी दीपेश की आवाज रंजना के कानों में पड़ती है। रंजना, क्या तुम यहीं मेरे पास रुक सकती हो? रंजना पीछे की ओर मुड़ती है और डॉक्टर पर सवालिया निगाह डालती है। डॉक्टर की परमिशन मिलने पर वो वहीं रुक जाती है और सब बाहर निकल जाते हैं। रंजना को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। ये बात दीपेश को अच्छे से पता थी। बावजूद इसके उसने रंजना को अपने पास रुकने के लिए कहा था। इंजेक्शन दीपेश को लग रहा था लेकिन डर रंजना को लग रहा था। यही कारण था कि उस दौरान उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिसे देख कर
करके दीपेश मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसे आज भी याद है जब शादी के बाद फीवर होने पर पहली बार रंजना को इंजेक्शन लग रहा था तो उसने डॉक्टर को इंजेक्शन लगवाने से साफ मना कर दिया था और फिर दीपेश को उसे पकड़ना पड़ गया था। इस एक वाकये से कितनी नाराज हुई थी वो दीपेश पर, और तब दीपेश को उसके ठीक हो जाने के बाद शॉपिंग का वादा करके उसे मनाना पड़ा था। ये छोटी छोटी बातें थी जो रंजना को उसकी ओर धकेलती गई थी, लेकिन उसके इस खुशहाली भरी जिंदगी में इतनी जल्द सब कुछ असामान्य हो जाएगा वो खुद भी कहां जानता था। डॉक्टर जा रहे थे और रंजना डॉक्टर के कहने पर कॉटन से उसके इंजेक्शन वाली जगह को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तभी रंजना के एक सवाल पर दीपेश अतीत से बाहर आता है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे क्यों रोका यहाँ? एक्चुअली मैं देखना चाहता था कि तुम अभी भी वही रंजना हो या फिर बदल गई हो, लेकिन तुम्हें तो अभी भी इंजेक्शन जैसी छोटी सी चीज से डर लगता है। रंजना उसे इस तरह से हंसता हुआ देख अपलक ताकती रह जाती है। आज कितने सालों बाद उसने दीपेश को इतना खुल करके हंसते हुए देखा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ आप हंसते हुए कितने मासूम और प्यारे लगते हैं। आज आपका ये रूप मुद्दतों बाद देखने को मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहें और मैं यूं ही आपको। क्या आपको? दीपेश ने रंजना की आंखों में झांकते हुए उसके अधूरे वाक्य को पूरा करने पर जोर डालते हुए कहा। जी कुछ नहीं, कहते हुए रंजना के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है जो चाह करके भी दीपेश से छिपा नहीं पाती है। अरे भाई, आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग भी अंदर आ सकते हैं? पाखी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल आ सकती हैं। दीपेश के कहने के अंदाज पर सभी खिलखिला पड़ते हैं। ये पाखी फोन क्यों नहीं उठा रही है? और रंजना का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह कल के कोर्ट की फाइनल सुनवाई छोड़ दोनों अचानक से कहां गायब हो गई? कुछ बताया भी नहीं। अविनाश रंजना और पाखी के कोई सूचना न होने पर परेशान हो रहा था वकील। अविनाश रंजना और पाखी को कोई सूचना न होने पर परेशान हो रहा था। दरअसल उनके वहां से निकलने के तुरंत बाद अविनाश भी कोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां जाकर के उसे पता चला कि आज की सुनवाई अगले तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। उसने उन्हें फोन भी लगाया, लेकिन दोनों ही फोन से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वहां से निकल करके वो पाखी के घर भी गया था, लेकिन वहां से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई, सिवाय इसके कि कोर्ट से ही उन लोगों को अचानक से कहीं जाना पड़ गया। अब ये नहीं पता कि कहां। आधी अधूरी जानकारी पाने पर वो परेशान हो रहा था। उसके परेशान होने का कारण भी ये था कि उसे उन लोगों को एक बात बतानी थी जो बहुत दिनों से वो उन्हें बताना चाह रहा था, लेकिन बता नहीं पाया था। आज ऑफिस जाते समय वो दोबारा गया था पाखी के घर पर ये पता लगाने की वो दोनों लौटी या नहीं, मगर उसे निराशा हुई ये जान करके कि उनका आज भी कोई पता नहीं था। कहाँ हो तुम दोनों यार? मुझे सरप्राइज देनी है तुम दोनों को। ऐसे भी कोई जाता है भला? अरे कुछ तो बता करके जाती। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि कुछ कहे बिना ही निकल पड़ी, वो भी दोनों की दोनों एक साथ। वो ऑफिस के वॉशरूम में हाथ धुलता हुआ खुद से भुनभुनाए जा रहा था और पाखी रंजना के बचकानी हरकतों पर मन ही मन क्रोध भी जाहिर कर रहा। सब कुछ सामान्य था, इसलिए आज दीपेश को घर ले जाने की इजाजत मिल गई थी। आज पूरे 3 दिन बाद उसे घर आकर के अच्छा लग रहा था, लेकिन इसी के साथ रंजना की एक बात से वो कुछ उदास भी हो गया था। अब जब सब कुछ ठीक था, दीपेश भी घर आ गया तो रंजना भी वापस जाने की तैयारी में लग गई थी। वैसे भी ऑफिस से उसने इस बाबत किसी को कुछ नहीं बताया था और छुट्टी भी ज्यादा दिन की नहीं ली थी, इसलिए भी उसका वापस जाना जरूरी था। पाखी बच्चों को छोड़ करके 2 दिनों से यहीं थी, इसलिए वो 1 दिन पहले ही जा चुकी थी। माँ को भी उसने कैब बुक करके भेज दिया था। बची रंजना जो दीपेश के वापस घर लौटने के 1 दिन के लिए और रुक गई थी। एक वजह यह भी थी कि इसी बहाने उसे 1 दिन और बच्चों के पास रहने का मौका मिल रहा था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन रंजना को निकलना था।
उसके एक रात पहले वो दीपेश के कमरे में दवाइयों के साथ दूध का ग्लास लेकर के गई थी। दवा देने के बाद दूध का ग्लास रख करके जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, दीपेश ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। दीपेश के इस अचानक से किए गए बर्ताव से रंजना अचकचा जाती है और पीछे मुड़ करके देखती है। तुम कुछ दिन अपनी छुट्टी बढ़ा नहीं सकती हो? रंजना ने देखा ये लाइन बोलते हुए दीपेश इतना इनोसेंट लग रहा था, लेकिन उसने इस चीज को कोई खास तवज्जो ना देते हुए अपनी बात रखी। ऐसा नहीं हो सकता दीपेश, काम को लेकर के मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकती। मेरा वहां समय से उपस्थित होना बहुत जरूरी है। उसने अपना हाथ दीपेश के हाथों से छुड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो क्या तुम अपना ट्रांसफर यहाँ करा सकती हो? क्या कहा आपने? रंजना को शायद दीपेश के मुंह से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अचंभित हो रही थी। वही जो तुमने सुना, आर यू श्योर? यस। लेकिन दीपेश, ये कैसे मुमकिन है? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस हाँ करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। बात वो नहीं है दीपेश, वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये अचानक से आपको मेरे ट्रांसफर की बात कैसे सूझ गई? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं केस वापस ले रही हूँ तो आप गलत सोच रहे हैं, और शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि ये अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नीलिमा जो है आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए। उसने यह लाइन तंज भरे लहजे में कहा। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। क्या कहा तुमने? नीलिमा और मेरी चॉइस? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझे और नीलिमा को लेकर के कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो फिर भी ठीक था रंजना। वाहियात सोच कहो इसे तुम। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। रिश्ते में वो मेरी दूर की भाभी लगती हैं और मेरे गांव की भी हैं। एक समय था जब इनके पति संदीप भी मेरे साथ एनजीओ से जुड़े थे, लेकिन फिर वो एनजीओ बंद हो गया। लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा था उस एनजीओ के ट्रस्टी पर। किसी ने फ्रॉड का केस कर दिया था। ऐसे में एनजीओ के बंद होना लाजमी था, लेकिन एनजीओ बंद होने के साथ ही सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई, जिसमें संदीप भी थे। वहां से निकलने के बाद वो कहीं प्राइवेट नौकरी करने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल जाता था, लेकिन इनका बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब 11 महीना पहले इन्हें पता चला कि संदीप को ब्लड कैंसर है। घर में बूढ़े माँ बाप, बच्चे भगवान ने दिए नहीं। एक देवरानी थी, एक देवर था जिसने शादी होते ही अलग सेटल हो जाने के बाद कभी मुड़ करके भी नहीं देखा इनकी तरफ। बीमारी के चक्कर में संदीप की जान भी चली गई। एक तो घर की जरूरत, उस पर संदीप की बीमारी ने इनके लिए पैसों की जरूरत को बढ़ा दिया। छोटे देवर से मदद की उम्मीद रखी तो उसने अपनी गृहस्थी का हवाला दे करके साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कोई और रास्ता ना बचा देख करके एक दिन संदीप ने खुद मेरे पास फोन किया और अपनी परेशानी मुझसे शेयर की। उनकी परेशानी सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, मैंने उन्हें 5 लाख रुपए की मदद की ऑपरेशन के लिए, लेकिन बैड लक, ऑपरेशन के 3 महीने बाद ही संदीप की डेथ हो गई। एक दिन ताऊ जी का फोन आया था मेरे पास कि मैं नीलिमा को कोई काम दिला दूं, मेरा एहसान होगा उन पर। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरे घर से अच्छा काम उनके लिए क्या हो सकता है। मुझे भी घर संभालने और बच्चों को हैंडल करने के लिए किसी ऐसे की ही जरूरत थी। तुम तो जानती ही हो कि आजकल किसी अनजान पर ट्रस्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, खास करके बच्चों के मामले में। बस इसी वजह से किसी अनजान को रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि बड़ी मुश्किल से घर और बाहर से सामंजस्य बिठा पाता था। ऐसे में ताऊ का फोन आना मेरे लिए एक लिहाज से अच्छा हो गया था। बस फिर क्या था, ताऊ के कहने पर उसी दिन से मैंने उसे यहाँ पर रख लिया। और अच्छाई तो देखो इनकी, मुझसे उतने ही पैसे लेती हैं जितना घर के खर्च के लिए ठीक लगता है। बाकी का पैसा उन 5 लाख रुपयों के बदले में मेरे पास ही छोड़ देती हैं। मैंने कितना समझाया कि पूरे पैसे लिया करें, लेकिन सुनती ही नहीं। अब तुम ही समझाओ, हो सकता है तुम्हारे समझाने का असर हो जाए उन पर। संदीप मुझसे उम्र में 1.5 महीने बड़े थे। नीलिमा मुझसे 2-3 साल छोटी होगी। शुरू में वो मुझे भैया कहती थी, लेकिन मेरे मना करने पर दीपेश कहना शुरू कर दिया। उम्र में बड़ा होने की वजह से मैं भी भाभी ना कह
करके नीलिमा ही कहता हूँ। अब समझी, मेरे और नीलिमा में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को उस नजर से देख सकता हूँ? पूरी बात जानने के बाद रंजना को अपनी सोच पर कोप तो होता है और वो शर्मिंदा हो उठती है। सॉरी दीपेश, वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मेरे और नीलिमा के रिश्ते को लेकर के तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। भाग 7 कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के अंतिम भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।